नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गोयल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल बनिया। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी जो पैसे की समझ है उसके अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को डिटेल में समझेंगे। हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ स्टोरीज, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उसके ज़रिए हम समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और कैसे आप उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। और जो इसे समझ जाता है वो इससे कमाता है, और जो उसको नहीं समझ पाता वो उसे पे करता है। और दोस्तों, ये किसी और ने नहीं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में समझे जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। और डेफिनेटली इतने बड़े और इतने इंटेलिजेंट इंसान ने अगर ये बात कही है तो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम पता करते हैं कंपाउंडिंग की पावर के बारे में। तो दोस्तों, एक आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझाता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। तो आप एक कागज़ लीजिए जिसकी एक थिकनेस नॉर्मल 0.1 mm होगी। आप उस नॉर्मल कागज़ को फोल्ड कीजिए। आप देखेंगे आप 3-4 बार जब उसको फोल्ड करेंगे तो उसके बाद उसको फोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी थिक हो जाता है। अब मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा कागज़ लें और उसको रफली 7 बार फोल्ड करें। तो आप सोचेंगे कि 7 बार फोल्ड करने पर उसकी थिकनेस कितनी होगी। तो वो रफली 12-13 मिलीमीटर के आसपास होगी, जो कि एक नॉर्मल नोटबुक की थिकनेस के बराबर होता है। अब दोस्तों, इसी को आप आगे कंटिन्यू कीजिए और इसको इन टोटल 22 बार इसको फोल्ड कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना मोटा हो जाएगा या इसकी थिकनेस कितनी होगी? दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे ये देख के कि इसकी थिकनेस बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उससे भी ज़्यादा होगी। चलिए दोस्तों, अगर हम इसी चीज़ को आगे और कंटिन्यू करते हैं जिससे हम और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ पाएंगे। अगर हम इसको 42 बार 42 टाइम्स फोल्ड करते रहते हैं तो इसकी थिकनेस कितनी होगी? ज़रा आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो ये 42 टाइम्स फोल्ड करने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा, इसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी जितना डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच में है, उससे भी ज़्यादा थिकनेस। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को 7 टाइम्स फोल्ड किया, 22 बार फोल्ड किया और 42 टाइम्स फोल्ड किया, तो उसके अंदर थिकनेस से कितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है। और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, इसी में हम एक और स्टोरी के ज़रिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक कवि था और एक राजा था। कवि जो था वो बहुत होशियार था और एक अच्छा कवि था, और राजा अपने वचन का पक्का। और कवि जो था वो होशियार इस वजह से था क्योंकि वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझता था। एक बार वो राजा के पास गया और उसने अपनी कविता सुनाई। राजा को वो कविता बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो। तभी कवि ने नोटिस किया कि राजा के सामने एक चेस बोर्ड पड़ा था। उस चेस बोर्ड के अंदर 64 खाने थे। उसने कहा, राजा, आप इस चेस बोर्ड के फर्स्ट स्क्वायर पर एक गेहूं का दाना रखिए, और सेकेंड वाले बॉक्स के अंदर आप एक की जगह 2 दाने रखें, फिर उसके दुगने तीसरे बॉक्स में 4 दाने, उसके नेक्स्ट बॉक्स में 8 दाने। इसका मतलब आपके पहले बॉक्स के अंदर अगर 1 दाना होगा, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर इसके दुगने 4 होंगे, यहाँ इसके दुगने 8 होंगे, और 16 और 32। इसी तरीके से आप इस चीज़ को बढ़ाते जाइए, और जो सबसे आखिरी खाने में 64वें खाने में जितने गेहूं के दाने इकट्ठे हो जाएंगे, आप इतने मुझे दे दीजिए। तो राजा, जिसको कंपाउंडिंग के बारे में समझ नहीं थी, उसने कहा, ठीक है, आपकी विश हम पूरी करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 1, 2, 4, 8 इस तरीके से करते करते जो आखिरी ब्लॉक होगा चेस बोर्ड का, उसके अंदर कितने दाने हो जाएंगे? दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो होंगे 2⁻63। इसका मतलब 2 × 2 × 2 63 बार, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 90,000 करोड़ करोड़ से ज़्यादा दाने हो जाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने करोड़ करोड़ कहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इस चीज़ को हम शायद ना समझ पाएँ कि कितना बड़ा नंबर है। तो अगर मान लीजिए हम इसको कंपेयर करते हैं कि कितने किलो गेहूं होगा, तो ये 700 बिलियन मैट्रिक टन गेहूं होगा। आप दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 700 बिलियन मैट्रिक टन इतना गेहूं है जितना पिछले साल गेहूं पूरी दुनिया में मिलाकर पैदा हुआ था, उससे 900 गुना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है। दोस्तों, एक और इसको समझने का तरीका ये सोच सकते हैं कि आप इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालें, जो कि होगी 150 ट्रिलियन डॉलर्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने ट्रिलियन डॉलर्स बोला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम है। आप इसको इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल पूरी दुनिया की जीडीपी जो थी वो थी 88 ट्रिलियन डॉलर। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी इस गेहूं की। इसका मतलब कि वो पूरी जो वर्ल्ड की जीडीपी है उससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा
वैल्यू का वो गेहूं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कवि जो कि कंपाउंडिंग की पावर को समझता था और जो राजा जो कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझता था। तो कवि जिसने कंपाउंडिंग की पावर को समझा उसने कमाया, लेकिन जो राजा था जो कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझता था वो उसने उसको पे किया। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और एक स्टोरी से मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग कितनी बड़ी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो किस तरीके से काम करती है। हमारा दिमाग हमेशा बहुत स्ट्रेट वे में सोच पाता है। हम लोग कभी भी जो कंपाउंडिंग का एक्सपोनेंशियल इफेक्ट है वो कभी सोच नहीं पाते, इसी वजह से जो है हम मात खाते हैं। तो दोस्तों कंपाउंडिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आएंगे कि पैसे की समझ, फाइनेंस की समझ होना जो है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैसे की समझ के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है समझना कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। आपकी पैसे की समझ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप एक लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बस आपको पेशेंस और डिसिप्लिन रखना है। अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन रखेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कमाएंगे विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, यहाँ हार्ड वर्क तो देखिए हर कोई करता है, लेकिन हमें करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो आप देखेंगे एक मजदूर भी करता है, एक किसान भी करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। आपको अपने पैसे को भी काम पे लगाना है। देखिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज हो कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। इनके बगैर भी आप बहुत रिच बन सकते हैं अगर आप समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये कर गए तो आप बहुत रिच बन सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं जो आपको स्कूल में भी सिखाया गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन यहाँ हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी समझेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, पी इंटू आर इंटू टी, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो आपका फाइनल अमाउंट ए होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, आर जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न है, रेज टू द पावर टी। यहाँ पर हम सिंपल एनुअल कंपाउंडिंग को कंसिडर कर रहे हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सब ध्यान देते हैं सिर्फ पी, जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप जितना अर्न करते हैं उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, और आपकी अर्निंग जो है वो आपके एजुकेशन, वो आपके स्किल्स, वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या आपके पास पहले से कितना पैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं हर इंसान ये सोचता है कि कितना पैसा हम डाल रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ आप ऐसा सोचते हैं। बट रियलिटी देखिए क्या होती है। आर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका वो डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कितनी नॉलेज है, आपको जनरल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कितना पता है। तो उसी हिसाब से आपका रेट ऑफ रिटर्न आप कितना कमा सकते हैं ये पता लगता है। और इसी तरीके से टाइम, टाइम का मतलब हो गया कि आप कितने समय तक, लंबे समय तक इसमें लगातार इन्वेस्टेड रह सकते हैं और आप कितना पेशेंस रखते हैं। तो ये चीज़ें आपके डिफाइन करती हैं कि आप कितने टाइम के लिए उस पैसे को डाल रहे हैं। तो हम लोग सब सोचते तो यही हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है या आप जितना पैसा डाल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये आर और टी, रेट ऑफ रिटर्न आप कितना कमा रहे हैं और आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आगे की स्लाइड्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है सुस्तराम, जो कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के फंडे को समझता है, और एक तरफ आप हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बखूबी समझते हैं। और आप दोनों ने ही 1 लाख का अमाउंट वन टाइम इन्वेस्ट किया और उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे वो 10% रहा। तो आप सोचिए कि अगर आपने इस अमाउंट को इन्वेस्टेड रहने दिया तो ये अमाउंट कहाँ तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों मैंने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ दिखाया हुआ है कि सुस्तराम जिसने अपना 1 लाख इन्वेस्ट किया और यहाँ पर आपने जिसने भी 1 लाख इन्वेस्ट किया, दोनों ने सेम अमाउंट किया है, दोनों को सेम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। बट सुस्तराम ने एक गलती की कि उसने जो पहले साल में 1,10,000 तक जो अमाउंट उसका बढ़ा उसमें से जो 10,000 थे उसको निकाल लिया, उसने उस अमाउंट को री इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन आप जिसने 1,10,000 का पहले साल में अमाउंट हो गया, उस 10,000 को निकाला नहीं, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसको इन्वेस्टेड रहने दिया। तो अगले साल जो आपका पैसा जो कमाएगा सिंपल इंटरेस्ट में, जो आपका दोस्त सुस्तराम है, वो सिर्फ 10,000 कमाएगा, क्योंकि उसने 10,000 निकाल लिए, उसने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्टेड रहने दिया। तो उसका सेकेंड ईयर तक जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,20,000। और वहीं आपने जो 1,10,000 पूरे 10,000 को भी दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया, आपका अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,21,000। और इसी तरीके से आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 40 साल के बाद में आपके दोस्त सुस्तराम ने
टोटल मिलाकर अभी तक उसका अमाउंट 5 लाख हो गया होगा, जबकि आपका अमाउंट, क्योंकि आप कंपाउंडिंग को समझते थे, वो 45 लाख हो गया होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं 5 लाख और 45 लाख, रफली 9 गुना का फ़र्क है 40 साल के बाद। दोस्तों यही आपको दिखाता है कि आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। एक और इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात है कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको शुरू के कुछ सालों में, अगर आप पहले 5 सालों में देखेंगे तो बहुत कम डिफरेंस दिखेगा, हार्डली आपने थोड़ा सा ज़्यादा कमाया होगा, और आपका दोस्त आप सोचेगा कि इसने इतना कितना ज़्यादा कमा लिया, और वो आपको बेवकूफ़ समझेगा। लेकिन आप क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बखूबी समझते हैं, आपको पता है कि ये डिफरेंस शुरू में तो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो वही आप देख सकते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद और 40 साल बाद ये अमाउंट कितनी तेज़ी से एक्सपोनेंशियली कितने गुना बढ़ जाता है। तो आपने अल्टीमेटली 45 लाख कमाया, आपके दोस्त ने सिर्फ 5 लाख कमाया, क्योंकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें बाकी सारी सब चीज़ें सेम रहेंगी। वही आपका दोस्त सुस्तराम जो सिंपल इंटरेस्ट को समझता है, वही आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, वही 1 लाख रुपया जो आपने एक बार में इन्वेस्ट किया। बस यहाँ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ हम रिटर्न जो है वो 15% लेंगे। तो पिछले एग्जाम्पल के मुकाबले हम ये देखेंगे कि आपने रिटर्न जो है 10 की जगह 15% कमाया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए कि जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था वो बढ़ के जो है 7 लाख 40 साल के बाद हो गया, और वहीं आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने किया था वो 1 लाख का बढ़ के 2,67,00,000 इतना बड़ा अमाउंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग टाइम के साथ कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और कितनी ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। और दूसरा आप इस रेशियोज़ के हिसाब से देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कितने गुना का फ़र्क होता है। ये फ़र्क आपको पहले कुछ सालों के अंदर तो बड़ा कम लगेगा, लेकिन जब आप 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल तक के डिफरेंसेस देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। और ये पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से आप देखेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न 10 से 15% होने पर भी पिछले एग्जाम्पल में आपने रफली 45 लाख कमाए थे एक कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन यहाँ आपने 15% के अंदर 2,67,00,000 कमाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न से कितना फ़र्क पड़ता है और टाइम के साथ भी कितना फ़र्क पड़ता है। तो रेट ऑफ रिटर्न और टाइम दोनों का अपना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इन दोनों एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाता है। अब इसी को हम एक ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं। मान लीजिए जो आपका दोस्त सुस्तराम जिसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था, तो जो ये नीचे रेड लाइन आपको दिख रही है, तो 40 साल के बाद में उसने 5 लाख कमाया। इसी तरीके से जब आपने उसको कंपाउंडेड वे में 10% रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट किया, तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इतना आपने कमाया और 45 लाख आपने 40 साल के बाद कमा लिए। और इसी तरीके से अगर आपने उसी अमाउंट को 15% रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट किया, तो कंपाउंडेड वे में आप कितना पैसा कमा पाएंगे 40 साल बाद? वो होगा 2,67,00,000। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इन तीनों के ग्राफ से आपको एक बहुत क्लियर चीज़ समझ में आ रही होगी कि रेट ऑफ रिटर्न से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, पहली चीज़। और दूसरा टाइम के साथ साथ अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आपको 10, 11, 12, 13 साल तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन तीनों चीज़ों में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप 20 साल पे आते हैं तो देखिए इन तीनों वैल्यूज़ में डिफरेंस थोड़ा बड़ा है। इसी तरीके से अगर हम 30 साल के बाद आएंगे तो 30 साल के बाद में इन तीनों ग्राफ्स के अंदर डिफरेंस और ज़्यादा बड़ा है। इसी तरीके से हम और आगे आएंगे, अगर 40 साल में देखेंगे तो वो डिफरेंस कितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ा है वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम आ जाते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट रेगुलरली करते हैं तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट से क्या होगा। एक इंसान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो कि 35 साल की उम्र का है, जिसने 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता है और रेगुलरली इन्वेस्ट करता है। वो 10,000 रुपये प्रति महीना एक रिकरिंग डिपॉजिट में डालता है, जहाँ रफली 7% का आपको CAGR रिटर्न मिलता है। CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो बेसिकली आपको 7% एनुअल रिटर्न मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इंसान के पास में 60 की उम्र में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अमाउंट कहीं ना कहीं 81 लाख के आसपास होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट में भी डालने पर आपका पैसा काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक इंसान और है जिसने भी 35 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू किया, बस उसने इन्वेस्टमेंट जो की वो 10,000 पर मंथ इक्विटी के अंदर डाली, मतलब कि उसने शेयर मार्केट में डाला, और शेयर मार्केट से जो पैसा है वो 15% CAGR पे ग्रो किया। और 15% CAGR पे ग्रो करने के बाद में वो पैसा फाइनली 3.28 करोड़ बन गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3.28 करोड़ और 81.47 लाख, यहाँ आपने रफली 4 गुना पैसा कमा लिया। सिर्फ आपका डिफरेंस क्या है कि आपने 7% की जगह 15% रिटर्न कमाया है। अब हम इसी एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर कोई इंसान 35 साल की जगह अगर मान लीजिए 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो यहाँ पर उसके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए 10 साल एक्स्ट्रा है।
और वो भी वही सेम काम करता है कि 10,000 ही इन्वेस्ट करता है, तो उसका फाइनल अमाउंट आप देखेंगे तो वो करीब करीब 15 करोड़ रुपए हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन तीनों अमाउंट्स में 81 लाख, 3.28 करोड़ और 14.86 करोड़ कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ 7% से जब आपने 15% रिटर्न बढ़ाया तो आपका टोटल रिटर्न जो है वो रफली 4 गुना हो गया। और इसी तरीके से जब आपने 35 साल की जगह अगर उसको 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिसका मतलब आपने 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, तो ये अमाउंट आपका ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 गुना और ज़्यादा बढ़ गया। अब मान लीजिए एक और हम इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं कि आपने वही 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया, जस्ट आपने एक छोटा सा चेंज किया कि आपने हर महीने 10% से वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा भी दिया। तो दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि अमाउंट कितना होगा? दोस्तों आप सुन के हैरान होंगे कि ये अमाउंट जो है रफली 24 करोड़ 23.82 करोड़ अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 81 लाख और 24 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट कितनी तेज़ी से जंप करता है। सिर्फ आपने पहले से दूसरे एग्जाम्पल में चेंज किया रेट ऑफ रिटर्न, दूसरे से तीसरे एग्जाम्पल में आपने सिर्फ चेंज किया कि आप 35 साल की जगह 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के मिल गए। तो टाइम का कितना इफेक्ट पड़ा वो आप सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप उस पैसे को थोड़ा सा और बढ़ा दें, अगर हर मंथली, जो कि एक बहुत रीजनेबल अमाउंट है कि 10% हर एक की सैलरी बढ़ती है, तो आप 10% अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। तो आपका फाइनल अमाउंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही है रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आप जो पैसे का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो समझ गए। और अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लीजिए आप बहुत बहुत अमीर होने वाले हैं। तो दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल पे आ जाते हैं जो कि आप सबको पता होगा। ये हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नोन इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे। बट दोस्तों आपको इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि इनकी जो 99.7% वेल्थ है वो इन्होंने 52nd बर्थडे के बाद अचीव की है। तो दोस्तों क्या आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 52 की उम्र तक इन्होंने सिर्फ 0.3% अपना टोटल वेल्थ का कमाया था, और उसके बाद इनकी 99.7% ऑफ वेल्थ जो है उसके बाद जनरेट की है। और आज आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने से आप कितनी वेल्थ कमा सकते हैं। ये एक बिल्कुल प्राइम एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो से बेसिकली हम लोगों ने समझा क्या है? तो हमने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझी। पहली चीज़ कि हमें स्टार्ट जो है बहुत जल्दी करना चाहिए। जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने वो 4 लोगों के एग्जांपल्स में देखा कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपका फाइनल अमाउंट बड़ा होगा, और उस फाइनल अमाउंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो स्टार्टिंग अर्ली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आ जाते हैं कि स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए अगर आप पैसा बीच में निकाल लेंगे तो आप उस पैसे को कंपाउंड होने का, उस पैसे को बढ़ने का टाइम नहीं दे रहे। तो आपको इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आपकी कंपाउंडिंग जो है सही से काम करेगी। और आपका रेट ऑफ रिटर्न भी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है आपके टोटल रिटर्न्स को। जैसा कि हमने पहले के एग्जांपल्स में समझाया कि 10 से 15% अगर आपका रिटर्न बढ़ जाता है तो आपका टोटल जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो कितना फ़र्क पड़ेगा। और डिफरेंट एग्जांपल से भी हमने देखा कि आपके टोटल रिटर्न्स पे जो आपका फाइनल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, आपका रेट ऑफ रिटर्न उसको बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आप अपने अगर अमाउंट को धीरे धीरे इंक्रीज़ करने की भी अगर कोशिश करेंगे तो आपने देखा कि कितना आपका फाइनल एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है। तो स्टार्टिंग अर्ली, स्टेइंग इन्वेस्टेड, इन्वेस्टिंग इन अ गुड रेट ऑफ रिटर्न, एंड देन इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट एवरी अमाउंट एवरी ईयर, दीज आर द वेरी 4 बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर आपने ये समझ लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल डिले मत कीजिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इफेक्ट का लाभ उठाइए। तो दोस्तों आपने देखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान रखने वाली, और आप उसको यूज़ करके कैसे बहुत ज़्यादा रिच बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्रिप्शन के साथ साथ एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको भी आप दबा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा और आई होप कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।